हाय वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो रोहतास नगर से एमएलए हैं, डीडीसी के चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट सादरा से। और आज हम उनसे बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, बैक स्टोरी के बारे में। जितेंद्र महाजन जी के बारे में हम बात करें। आइए चलते हैं उनसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। सर आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में। सर बेसिकली हम बैक स्टोरीज कवर करते हैं पॉलिटिशियंस की, जिससे आपको जो फॉलो करते हैं, आपको जो देखते हैं, आपके खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो आपके बारे में ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ आपके जीवन से। तो सर हम आपकी एक स्टोरी उनके साथ शेयर करेंगे आपके माध्यम से। तो सर आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें समय दिया और हमें बुलाकर टाइम दिया। तो सर मैं पहला सवाल करता हूँ सर आपने अपना राजनीतिक जीवन कब और कहाँ से शुरू किया? कॉलेज लाइफ में मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा जी। और हमारे क्षेत्र में पहले एक ही कॉलेज हुआ करता था, श्यामलाल कॉलेज। ओके। श्यामलाल कॉलेज में 1988 में मेरा एडमिशन हुआ जी। और कॉलेज समय से ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा जी। और कॉलेज समय में ही मुझे तीनों वर्ष चुनाव लड़ने का मौका मिला। ओके। और तीनों वर्ष में चुनाव जीता और आगे चलते हुए 1993-94 में डूसू का जॉइंट सेक्रेटरी रहा। 94 से 99 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दिल्ली का संगठन मंत्री रहा। मगर तब तक भी नहीं सोचा था कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आना हुआ। उसके बाद 12 साल मैंने स्वदेशी जागरण मंच में काम किया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह नौकरी ज्वाइन की जी। और घर गृहस्थी में लगा। मगर कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से मौका मिलेगा और मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगा। मगर इस ओर में आया। जी। सर राजनीति को लेके सबकी अपनी एक परसेप्शन होता है, आइडियोलॉजी होती है। सर आपकी पर्सनल लाइफ में राजनीति को आप कैसे डिफाइन करते हैं? मुझे लगता है कि राजनीति एक सेवा का माध्यम है जी। और आप राजनीति के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल मैं जब विधायक बना तो हमने एक सेटअप बनाया कि हमारे पूरे क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पेंशन के लिए एलिजिबल है और उसकी पेंशन नहीं लग रही किसी भी कारण से या रुकी हुई है जी। तो उसको लेकर हमने काम किया। एक कुछ लोगों की टीम बनाई और हमने जब हम क्षेत्र में घूमे तो ऐसी हमें विडो महिलाएं, डाइवोर्सी महिलाएं ध्यान में आई कि जिनको विडो हुए 20 साल हो गए मगर आज तक उनकी पेंशन नहीं बनी। और जब हमने उनकी पेंशन बंधवा दी तो आप कल्पना कीजिए कि उन्हें कितनी खुशी होगी और हम किसी के काम आए तो हमें कितनी खुशी हुई। इसी प्रकार से दिव्यांग लोगों को भी पेंशन बनवाने में बहुत समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो हमने अपने साथियों के साथ मिलकर ये तय किया कि अगर हमें कोई भी ऐसा दिव्यांग मिलेगा कि वह पेंशन के लिए एलिजिबल है तो हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं खुद और खुद उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते हैं। तो आप खुद कल्पना कीजिए जब उसकी पेंशन लग जाती है तो उसकी कितनी आशीष हमारे काम आती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है कि राजनीति के माध्यम से आपसे 100 लोग रोज मिलने आते हैं और 100 लोगों में से कुछ लोगों के ऐसे काम जिसमें उन्हें ये लगता ही नहीं है कि ये काम मेरा हो सकता है, मगर जब उनका काम हो जाता है तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद, सहयोग ये हमें मिलता है। सर आपने जब पॉलिटिक्स में एंटर किया या पॉलिटिक्स में रुचि बनी तो सर आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना और किसी पार्टी के साथ आपने क्यों? मैंने बताया कि मैं शुरू से ही संघ विचार परिवार से जुड़ा हुआ था और कॉलेज में मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काफ़ी लंबे समय काम किया और 5 वर्ष मैंने पूरा समय देकर विद्यार्थी परिषद का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा देश के हित में है और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी है। इस समय नंबर 1 पार्टी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। और आप मोदी सरकार के कोई भी काम देख लीजिए, मोदी सरकार ने करोड़ों लोगों के जनधन खाते खुलवाए, पूरे देश में आयुष्मान योजना है, पूरे देश में जिन लोगों के पास मकान नहीं थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें मकान दिलाया। आप ये देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान करना और बेटी का सम्मान इस नाते करवाना है। ऐसी अनेक लगभग 200 योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चली जिसके अंदर इसके कारण से इस देश के अंदर मूलभूत परिवर्तन हुए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो इस देश में काम कर रही है और देश के लिए काम कर रही है।
सर आपका राजनीति में अब टाइम हो गया, आप राजनीति में काम कर रहे हैं और आपने अपने यूथ के टाइम से, जब आप यंग थे तब से राजनीति में, रोल मॉडल कौन रहा है राजनीति में? राजनीति में मुझे लाने वाले माननीय नितिन गडकरी जी। अच्छा, ओके। उनके आशीर्वाद से मैं राजनीति में आया जी। और मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं अपनी घर गृहस्थी चला रहा था, विवाहित हूँ, 2 बेटियाँ मेरे पास है। चुनाव लड़ने से एक हफ्ते पहले तक जी। एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा था जी। मगर वो मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था। जी। उसमें माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ऐसे कुछ लोग थे जी। जिन्होंने मुझे मौका देने का सोचा और मुझे मौका मिला और मैं इस सीट पर विजयी रहा। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि पहली बार विजय होने के बाद मुझे लगा कुछ दिनों बाद, यार ये तो बड़ा सिरदर्दी का काम है और मुझे ये नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने ये भी तय किया कि मैं राजनीति से छोड़ दूंगा। मगर फिर जब ये लगा कि भाई इसके अंदर बहुत कुछ काम करने को है, इसके अंदर राजनीति में रहकर भी हम समाज के बहुत सारे काम कर सकते हैं जी। तो फिर धीरे धीरे मैं इसमें एक प्रकार से मैंने समझा जी। और आज मैं इसी के कारण से दूसरी बार रोहतास नगर विधानसभा से एमएलए। जी। सर, जब आपका पहला विधायक का चुनाव आपने लड़ा, पहले चुनाव की बात करूंगा मैं, सर जब लड़ा तो सर मन में कुछ ऐसा था कि मेरे को लोगों का प्यार मिलेगा, या क्योंकि एक होता है ना कि पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं, आपके कैसे चुनावी समीकरण आपने कैसे बनाए शुरुआती दिन? लोगों का प्यार मिला, उसी के कारण से मैं जीता जी। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं था जी। मैं तो कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम नहीं किया था। ये लोगों का प्यार ही था जिसके कारण से मैं चुनाव जीता। और मैं भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूँ और लोगों को ऐसा लगे कि भाई जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है, जिसको हमने वोट दिया है, वो वास्तव में हमारे लिए कुछ कर रहा है, इस क्षेत्र के लिए कर रहा है। और जिस दिन ऐसा लोगों की फीलिंग जब मेरे सामने आती है तो मुझे अच्छा लगता है। और जब लोग नाराज भी होते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, अपने अंदर कुछ और सुधार करना चाहिए और लोगों के साथ रहकर और काम सीखने का तरीका जो है वो सीखने का प्रयास करता हूँ। सर मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा, कुछ ऐसे नाम लूँगा, आपको उस पर अपनी राय बतानी है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये पर्सनल, जैसे नॉर्मल आदमी सोचता है उस हिसाब से बात करेंगे। सर आप आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? आम आदमी पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी है जी। और एक प्रकार से सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करना जी, वो आम आदमी पार्टी करती है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का हल किया है, दिल्ली कंगाली के रास्ते पर है, श्रीलंका का उदाहरण हमारे सामने है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी भी उसी राह पर चल रही है। जी। आम आदमी पार्टी समाज में भेदभाव का काम करती है। आम आदमी पार्टी धर्म के ऊपर भेदभाव करती है। आम आदमी पार्टी अपने विपक्षी विधायकों से भेदभाव करती है। आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने के लिए, उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको दिल्ली के हितों के से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के बारे में आपको क्या है? कांग्रेस तो आप ये देखिए कि परिवारवाद के कारण कांग्रेस खत्म हो गई है। परिवारवाद के कारण कोई भी पार्टी है, आप कोई भी तेलुगु देशम उठा लीजिए, आप शिवसेना उठा लीजिए, आप कोई भी आप पार्टी कांग्रेस उठा लीजिए, जहाँ पर भी परिवारवाद रहेगा और योग्य लोगों को जहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, स्थान नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का, वो पार्टी जो है वो धीरे धीरे खत्म नहीं होगी। सर अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली को सबजबाग दिखाए थे वो सारे के सारे झूठे निकले। मैं ना गाड़ी लूँगा, ना मैं बंगला लूँगा। आप देखिए 22 करोड़ का स्विमिंग पूल उनके घर में बन रहा है। उन्होंने कहा था कि इतनी मोटी फाइल मेरे पास है, मैं जैसे ही जीतूंगा शीला दीक्षित जी जेल में जाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं काम करूंगा। आज तक जन लोकपाल बिल काम नहीं कर रहा है। जन लोकपाल बिल पर उन्होंने काम करने का वादा किया था। आप देखिए कि भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ है। आप देखिए कि जितने ये एसडीएम ऑफिस हैं, डीएम ऑफिस हैं, लोगों को यहाँ कितनी परेशानी होती है। और आप उनका एक काम ऐसा बता दीजिए कि जिसके अंदर उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। कोई उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। 24 घंटे 7 दिन दिल्ली को साफ पानी देने की बात की थी, पानी तो मिल नहीं रहा। शराब की 1 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री मिल रही हैं। दिल्ली के लोगों को नया हॉस्पिटल कोई मिल नहीं रहा। दिल्ली के लोगों को कोई स्कूल नया मिल नहीं रहा। दिल्ली के लोगों को कोई एजुकेशन कॉलेज मिल नहीं रहा। दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है। अच्छा आप ये देखिए, चौकीदार भी ठेके पर हैं, टीचर भी ठेके पर हैं, डॉक्टर भी ठेके के ऊपर है। आप ये देखिए, नया ड्राइवर कंडक्टर जो है वो भी ठेके पर है। और माता पिता अपनी संतान को पढ़ाने के लिए आज के समय में इतना पैसा खर्च करते हैं, और पैसा खर्च करने के बाद भी जब उनका बच्चा ठेके पर लगता है तो आप समझ सकते हैं उनके मन की क्या स्थिति रहती है।
सर भाजपा के बारे में आपका क्या होगा? मैंने जैसे बताया कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, यहाँ परिवारवाद का कोई काम नहीं रहता, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित पहले है, पार्टी बाद में है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ का जो मूल तत्व है उसको लेकर काम करती है, चाहे धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का मामला हो। तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में भारत की पार्टी है और इस देश के करोड़ों हिंदुओं की पार्टी है। और बाकी सब संप्रदाय धर्मों के लिए भी जो भी इस देश को अपनी माँ मानता है, जो इस देश को अपनी मातृभूमि बनता है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी बिरादरी का है, भारतीय जनता पार्टी में सभी का सम्मान है। सर आपका राजनीतिक जीवन में आप 2 बार विधायक आपने बताया जैसे, तो सर आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा है अभी तक? किसके साथ रहा है, क्या रहा है बेस्ट मोमेंट जिसे आप कह सकते हो यादगार जो पल मुझे लगता है वो कोरोना के दौरान जब महामारी फैली जी, और कोरोना के दौरान जब हम रात को निकलते थे जी, और मन में ये रहता था, हमारी टीम निकलती थी कि भाई लोगों की कुछ मदद करनी है, तो हमने एक काम किया, हमने लोगों से कहा कि भाई जिसकी जो आवश्यकता है वो आप हमें बताइए। तो आप कल्पना कीजिए कि लगभग 9 लाख रुपया 3 दिन के अंदर हमारे खाते में आया। और उस 9 लाख रुपए से ऐसे लोग जिनको खाने की भी समस्याएं थी, हमने उनके घरों पर राशन पूरी रात पहुंचाया। और आप देखिए कि पूरे कोरोना काल के दौरान हमने अपने आसपास के 4-5 किलोमीटर के क्षेत्र में जिस भी परिवार में कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित था, तो उसके घर में खाना पहुंचाने का काम जो है वो हमारी टीम ने किया। तो वास्तव में वो क्षण ऐसा था कि अपनी जान पर भी संकट था, मगर ये भी लगता था कि इस संकट के समय में अगर हम किसी की कोई मदद कर पाएंगे तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सर मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूँगा। सर जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको देखते हैं, जो अब जनरेशन आ रही है पॉलिटिक्स में, जो रुचि बना रहे हैं, सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा कहना है कि पॉलिटिक्स में आना और इस प्रकार से विधायक, पार्षद या सांसद बनना ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। अगर आपके मन में सेवा करने की भावना है तो आप राजनीति के माध्यम से भी सेवा कर सकते हैं और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और हमारा तो एक बात और भी कहना है कि मैं एक शब्द कहता हूं कि भाई हम पट्टा लिखवा के नहीं आए, हमें भी कल को जो नई पीढ़ी आ रही है वो रिप्लेस करेगी। अच्छे लोग आए हैं तो उनका स्वागत है, और जब अच्छे लोग आते हैं तो हमारी भी इच्छा रहती है कि उनको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। थैंक यू सर, धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए।